हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर होगा फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि हम जानते हैं, पहले कंपनी एक्ट 1956 के दौरान कंपनी कंपनी प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करती थी। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसको एक निश्चित फॉर्मेट दे दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। वो फॉर्मेट ये है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज की क्लास इसी फॉर्मेट को समझने पर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस फॉर्मेट में, इस स्टेटमेंट में 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। पहला कॉलम है पार्टिकुलर्स, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। दूसरा कॉलम नोट्स नंबर, और तीसरा कॉलम में फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और जो फाइनल और लास्ट कॉलम है वो है फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस किसी एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का, वो भी इसमें दिखाया जाएगा। तो सबसे पहली जो हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए, हमें रेवेन्यू हमारा कई सोर्स हो सकता है। उन सोर्सों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सोर्स और एक नॉन ऑपरेटिंग सोर्स, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी हैं जिसको करना कंपनी का एक कोर बिजनेस है, यानी कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है, जिसके लिए कंपनी काम करती है। तो उसी लाइन के प्रोडक्ट को अगर कंपनी बना रही है और बेच रही है, जिसके लिए वो स्थापित हुई है, तो उसको ऐसे एक्टिविटीज़ को या ऐसे कामों को ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इनसे जो रेवेन्यू आता है उनको क्या कहेंगे? रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मेरी एक कंपनी है XYZ, और मैं प्रॉपर्टी की लेन देन करता हूँ, लेकिन मैंने एक इन्वेस्टमेंट भी बनाई हुई है दूसरी कंपनी में उसके शेयर खरीद कर। तो मेरी जो मेन प्रॉफिट है, जो मेरा मेन बिजनेस कोर ऑपरेशन है, वो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लेना नहीं है। मेरी कोई फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है, बल्कि मेरी प्रॉपर्टी की खरीदने बेचने की कंपनी है, जिसमें मैं प्लॉट और प्रॉपर्टी और बिल्डिंग्स वगैरह को खरीदता और बेचता हूँ। तो मेरे लिए जो मेन ऑपरेशन होगा, मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी होंगी, वो होंगी प्रॉपर्टी से संबंधित। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पर मुझे रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न मेरी अदर इनकम मानी जाएगी, यानी कि वो नॉन ऑपरेशनल मानी जाएगी। तो यहाँ पहली जो 2 हेड हैं वो इन्हीं दोनों की हैं। पहली है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम यानी कि नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू जो जोड़ देंगे, तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा। एक बार फॉर्मूला देखते हैं इनका कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सेल लेंगे। जिस प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या जिस सर्विस को हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके या रेंडर कर रहे हैं जिस सर्विसेज को, तो उन प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने पे जो अमाउंट आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जोड़ देते हैं। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू कौन से होंगे? जैसे सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई स्क्रैप बचा हमारे पास, तो वो हमने अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू के रूप में सेल्स में जोड़ दिया, और उसमें से हमने एक्साइज ड्यूटी कलेक्टेड जो है वो घटा दी। तो ये हमारा आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम, यहाँ अदर इनकम का मतलब है नॉन ऑपरेशनल इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम से जोड़ देंगे तो हमारी टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। अदर इनकम की अगर कुछ एग्जांपल दूं, तो इसमें हो सकता है जैसे कि इंटरेस्ट इनकम। मैंने कोई डिवेंचर खरीदे हुए हैं, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। बॉन्ड खरीदे हैं, गवर्नमेंट से लोन लिया है, उस पर मुझे इंटरेस्ट
मिल रहा है, गवर्नमेंट की बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ मैंने खरीदी हुई है जिस पर मुझे इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट, तो वो मेरी अदर इनकम मानी जाएगी। वैसे ही डिविडेंड इनकम है अगर मेरी कोई, वो मेरी अदर इनकम में आएगी। इसी तरह से रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रांसफ़र रिसीव्ड, ट्रांसफ़र फीस और सन्ड्री क्रेडिटर रिटर्न बैक और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल इत्यादि। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल थे अदर इनकम के। अब हम देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू को निकालने के बाद हम एक्सपेंसेस की गणना करेंगे। एक्सपेंसेस में जो पहली हेडिंग है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वो होता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट की, तो उसमें जो रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया उसको उस रॉ मटेरियल को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहते हैं। इसको निकालते कैसे हैं, हम ओपनिंग रॉ मटेरियल में या ओपनिंग स्टॉक में परचेज़ को जोड़ देंगे जो हमने एडिशनल परचेज़ किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, परचेज़ ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जोड़ देंगे। परचेज़ ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो स्टॉक हमने ख़रीदा है रीसेल करने के लिए, तो उसकी जो कॉस्ट है परचेज कॉस्ट स्टॉक इन ट्रेड की, वो भी हम इसमें जोड़ देंगे। और अगर कोई रिटर्न किया है हमने स्टॉक इन ट्रेड में, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है, अगर उसमें से कुछ माल हमने वापस कर दिया है तो उसको स्टॉक परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में से लेस कर देंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है एक्सपेंसेस में, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। अब देखिए इन्वेंट्री तीन तरह की होती हैं, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। तो चेंज इन इन्वेंट्री में पहली हेडिंग है फिनिश्ड गुड्स। इसमें फिनिश्ड गुड्स की जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। एक बात हुई। दूसरी बात, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसके ओपनिंग स्टॉक में से भी क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, दूसरी बात ये हुई। तीसरी हुई स्टॉक इन ट्रेड जो है उसका भी ओपनिंग बैलेंस हमें दिया होगा और उसके ओपनिंग बैलेंस में से क्लोजिंग बैलेंस घटा देंगे, तो वो हमारा स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा। इन तीनों को हम फिर जोड़ देंगे तो ये टोटल चेंज इन इन्वेंट्रीज आ जाएगा हमारे पास। इसको एक्सपेंसेस में जोड़ देंगे। इसके बाद जो दूसरी हेडिंग है एक्सपेंसेस में वो है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्योंकि एम्प्लॉय दिन रात कंपनी को चलाने के लिए मेहनत करते हैं और प्रोडक्शन में लगे रहते हैं रात दिन, तो उनके लिए भी कंपनी कुछ सेवाएं और कुछ रिटर्न प्रोवाइड करती है जो कंपनी के लिए कॉस्ट होती है। उनमें ये शामिल हैं सैलरीज। अगर हम कोई एम्प्लॉयज़ को दे जा रहे हैं तो सैलरीज क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। इसी तरीके से अगर वेज दे रहे हैं हम किसी एम्प्लॉय को, या कोई स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस दे रहे हैं, या ग्रेचुइटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस तरीके के जितने भी खर्चे एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं वो खर्चे भी इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद हम इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट जोड़ेंगे। फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब पैसे को जो इकट्ठा हमने किया है, जिन सोर्सेज से हमने पैसा इकट्ठा किया है उन सोर्स को हमने कॉस्ट के रूप में क्या दिया है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट। यानी कि पैसा इकट्ठे करने की जो लागत है। मिसाल के तौर पे अगर हमने लोन लिया 1 करोड़ रुपए का और उस पर 1 लाख का ब्याज दिया, तो 1 लाख रुपए क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए की। इसी तरीके से अगर हमने प्रीफरेंस शेयर्स इशू किए फंड इकट्ठा करने के लिए और उस पर हम प्रीफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो भी क्या हमारी एक फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या करेंगे हम, जो भी हमने लोन लिया हुआ है, चाहे वो बोरोविंग हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो या डिबेंचर्स हो या लीज फाइनेंसिंग हो, इन सभी में क्या ऐड कर देंगे, इनके इंटरेस्ट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और ऐड कर देंगे। यानी कि जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है उसको ऐड कर देंगे इस एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट के अलावा और भी दूसरी कॉस्ट होती हैं जो फाइनेंशियल कॉस्ट में शामिल होती हैं, जैसे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस।
यानी कि लोन लेने के लिए जो हमने प्रोसेस फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं उनमें जो खर्चा आया वो भी हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट मानी जाएगी। या गारंटी चार्जेस पे कर रहे हैं, या लोन फैसिलिटेशन चार्जेस दिए हैं, या बोरोइंग पर डिस्काउंट दिया है, या प्रीमियम डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन बोरोविंग्स, और कोई बोरोविंग कॉस्ट को अगर हम अमोर्टाइज कर रहे हैं तो वो भी क्या है, हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट है। या कमिटमेंट चार्जेस हैं, वो भी हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट है। इसी तरीके से अगर अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स, यानी कि शेयर हमने अगर इशू करे या डिबेंचर इशू करे तो उस पर जो हमने प्रीमियम दिया है या जो उसका डिस्काउंट हमने काट कर दिया है, अगर डिस्काउंट पे इशू किया है तो अगर डिस्काउंट पे इशू किए हैं ये शेयर और डिबेंचर तो डिस्काउंट क्या हमारे लिए फाइनेंशियल कॉस्ट है। और अगर हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर तो प्रीमियम भी क्या है, हमारे लिए फाइनेंशियल कॉस्ट है। इस प्रकार इन सभी को जोड़ने से जो हमारे पास निकल कर आएगी वो फाइनेंशियल कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद छठा एक्सपेंसेस जो है जिसको हम अदर एक्सपेंसेस कहते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स के एक्सपेंसेस हैं, जैसे पावर एंड फ्यूल, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस लेस प्रीपेड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, फ्रेट, रेट्स एंड टैक्सेस, बेड डेट रिटर्न ऑफ, रेट्स एंड सेस, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, लीगल चार्जेस, डीलर्स एड, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बेड डेट, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डायरेक्टर्स सेटिंग फीस, जनरल एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस या पेमेंट टू ऑडिटर्स। तो और भी काफ़ी इसमें खर्चे हैं लेकिन इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। तो ये सारे किसी में आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। इन सब को जब हम सारे खर्चों को जोड़ देंगे तो हम नीचे हेडिंग डालेंगे टोटल एक्सपेंसेस की। यानी कि स्टेज 4 में जो हमने जितनी भी तरह के एक्सपेंडिचर लिए हैं उन सबको टोटल कर देंगे और उनका टोटल करके उनको उस हेडिंग के सामने लिख देंगे। अब ये जो ऊपर हमारे सामने टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस आए हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से यानी कि हेडिंग 3 में से हेडिंग 4 यानी कि टोटल एक्सपेंसेस को घटा देंगे। यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो 5वीं हेड हमारे पास आएगी प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अब सवाल उठता है कि एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कौन से होते हैं। तो एक्सेप्शनल आइटम वो होते हैं जिनकी जो होने की प्रवृत्ति है वो कम होती है। हालांकि वो इम्पॉसिबल नहीं है होने, वो हो सकते हैं और हमें ये महसूस भी हो जाता है कि वो कभी ना कभी हो सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, कोई असेट बेच दी हमने, तो ये वेल नोन है कि हम कभी ना कभी हमें फिक्स्ड असेट को बेचना पड़ सकता है किसी भी वजह से। उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है या वो ख़राब हो गई है या फुली डेप्रिशिएटेड हो गई है, किसी भी कारण से अगर हमें असेट बेचनी पड़ सकती है फिक्स्ड असेट को, या खरीदनी भी पड़ सकती है। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग है, या लीगल सेटलमेंट्स हैं, या रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस हैं, ये सारे एक्सेप्शनल आइटम कहलाते हैं। यानी कि जिनकी जो हो भी सकते हैं, नहीं भी अगर हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम उन आइटम्स को कहते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो अचानक से हो जाते हैं, आकस्मिक होते हैं। अचानक से जैसे कि भूकंप आ गया, उससे कंपनी को नुकसान हो गया वो, या कंपनी के फैक्ट्री में या गोदाम में आग लग जाए, उसके हिसाब से अगर कोई खर्चा बैठ गया या कोई नुकसान हो गया आग लगने से, या कोई लुटेरे आके माल लूट के ले जाएं। मतलब जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो जिनको हम जल्दी से स्वीकार नहीं करेंगे कि वो हो सकते हैं नहीं, जिनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है होने की वो बहुत कम होती है, तो ऐसे खर्चे सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, जब हमारे पास 5वीं हेड आ जाएगी जो कि क्या है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। इसमें से हम एक्सेप्शनल आइटम्स घटा देंगे। एक्सेप्शनल आइटम्स को घटाने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स आ जाएगा। फिर उसमें से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स घटाएंगे
यानी कि आग लगने की वजह से या भूकंप वगैरह की वजह से जो नुकसान हुआ उसको घटाएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स घटाएंगे। यहाँ टैक्स की दो हेडिंग बनी हुई हैं, एक तो करंट टैक्स, एक डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स हो गया जो नॉर्मली हमने मोटे तौर पर कैलकुलेट कर ली कि हमारी टैक्सेबल इनकम इतनी है, तो उस पर हमने टैक्स लगा दिया, वो हो गया करंट टैक्स। अब कभी कभी क्या होता है, टैक्सेबल इनकम में और अकाउंटिंग इनकम में थोड़ा अंतर आ जाता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो सपोज कीजिए अगर अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है और जो हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की थी वो कम है, तो इसका मतलब है कि हमने टैक्स कम दिया है अभी, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है और टैक्स जो हमने दिया है वो अकाउंटिंग इनकम से कम इनकम पर दिया है, टैक्सेबल इनकम पर दिया है। तो जो अकाउंटिंग इनकम जितने से फालतू है उतने पर जो टैक्स देंगे उसको कहेंगे डिफर्ड टैक्स, और टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स आया पहली बार में उसको करंट टैक्स कहेंगे। तो इन दोनों तरह के टैक्स को एडजस्ट करने के बाद अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इन दोनों टैक्स को एडजस्ट कर दें तो उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाता है। अब यहाँ दो चीज़ समझने की वाली बातें हैं, वो है कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वो है, सपोज कीजिए कभी कभी क्या होता है, कंपनी एक से ज़्यादा लाइन में बिजनेस करती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फुटवियर में ही इन्वेस्ट कर रही, फुटवियर का ही बिज़नेस करती है या गारमेंट्स का ही बिज़नेस करती है या खाद्य पदार्थ ही बनाती है। हो सकता है वो फुटवियर में भी बिज़नेस करती है, उसका मेन काम जो है बिज़नेस, उसका जो मेन बिज़नेस है वो फुटवियर में भी है और गारमेंट्स में भी है। इसी तरीके से वो फाइनेंसिंग सेवाएं भी प्रदान करती है, वो भी उसका बिजनेस कोर ऑपरेशन है। तो इस तरीके से क्या होता है, कंपनी एक से ज़्यादा लाइन में बिजनेस करती है। अब क्योंकि इसमें सिरदर्दी ज़्यादा होती है और इसको रिकॉर्ड रख पाना और इसका खर्चे वर्चे में और इसमें इनको मैनेज करने में बहुत कॉस्ट आती है और बहुत परेशानी होती है। तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपनी किसी लाइन को, किसी सेगमेंट को जिसमें वो व्यापार कर रही है उसको बेच देती है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी है XYZ, वो क्या कर रही है, फुटवियर में भी बिजनेस कर रही है और गारमेंट्स में भी बिजनेस कर रही है और टाइल्स में भी बिजनेस कर रही है। तो किसी कारणवश कंपनी ने ये डिसाइड किया कि मैं जो टाइल में जो बिजनेस में कर रहा था, या जो सेगमेंट मेरा टाइल में बिजनेस करता है उसको हम बंद कर रहे हैं या बेच रहे हैं उसको। तो उसको बेचने से जो प्रॉफिट होगा उसको कहेंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। और जो ऑपरेशन बाकी चलते रहेंगे हमेशा की तरह आगे जैसे पहले से चलते आ रहे हैं, उनसे जो प्रॉफिट हुआ जो हमने ऊपर निकाल के लाए हैं वो कहलाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो दो हेड हमारे पास अब आ गई, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यानी जो 11वीं हेडिंग है, और जो 12वीं हेडिंग है वो है प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब इसके बाद हम 13वीं जो निकालेंगे ट्रांजैक्शन वो है टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यानी कि जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन पे जो हमने टैक्स दिया प्रॉफिट कमाकर, वो चीज़ इसमें आएगी। इसी तरह से जो 14वीं हेडिंग है वो है प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। ये कैसे आई, ये आई जो 12वीं हेडिंग है हमारी, 12वीं हेडिंग में से 13वीं हेडिंग को घटाने के बाद हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाएगा। अब 12वीं कौन सी हेडिंग है, 12वीं हेडिंग थी प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और 13वीं हेडिंग थी टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। यानी कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जितनी इनकम हुई उसमें से जितना टैक्स दे दिया हमने वो घटा देंगे, तो हमारे पास 14वीं हेडिंग निकल कर आएगी जिसका क्या नाम है, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स।
अब ये जो हेडिंग है 14वीं जो अब निकल कर आई है, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, इसको हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट था हमारा फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, यानी 11वीं हेडिंग में प्रॉफिट, यानी 11वीं हेडिंग को और 14वीं हेडिंग को हम जोड़ देंगे। 14वीं हेडिंग कौन सी है, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और 11वीं हेडिंग है प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आ जाएगा। यानी कि उसमें हमने जो सेगमेंट सस्पेंड कर दिया है उसकी भी प्रॉफिट और लॉस और टैक्स वगैरह हमने एडजस्ट कर लिया, और जो जिस लाइन में हम बिजनेस अब कर रहे हैं आगे भी और आगे भी करते रहेंगे, उसमें से जो प्रॉफिट निकल गया उन दोनों को एडजस्ट कर लिया है, दोनों को जोड़ दिया। अब ये कंपनी के पास पूरा नेट प्रॉफिट आ गया। अब कंपनी क्या करती है, इसके बाद ये जानना चाहती है कि जितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है तो पर इक्विटी शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर की गणना करेंगे। अब अर्निंग पर शेयर दो तरीके से निकलता है, एक तो बेसिक आधार पर, और एक डिल्यूटेड, यानी कि बेसिक ईपीएस और डिल्यूटेड बीपीएस। बेसिक ईपीएस क्या होता है, सिंपल हम क्या लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर प्रीफरेंस डिविडेंड को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइडेड कर देंगे तो हमारे पास बेसिक ईपीएस निकल कर आ जाएगा। फिर बता देता हूँ, अर्निंग पर इक्विटी शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर प्रीफरेंस डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। डिल्यूटेड ईपीएस के केस में क्या करेंगे, डिल्यूटेड का मतलब समझ लेते हैं पहले हम। कभी कभी क्या होता है, कंपनी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ भी इशू करती है। कन्वर्टिबल इन द सेंस कि वो उन सिक्योरिटीज़ को बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकती हैं उन शेयर्स के जो होल्डर्स हैं, ये ऑप्शन उन्हें दिया जाता है। जैसे कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होते हैं, कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं, तो उनको अगर कन्वर्ट करके जो होल्डर्स हैं उन सिक्योरिटीज़ के अगर वो कन्वर्ट कराना चाहें इक्विटी में तो वो करा सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है अर्निंग पर शेयर निकालने में। चेंज क्या आता है, इसके न्यूमरेटर में जो अमाउंट आएगा वो ये आएगा, एक तो नेट इनकम आफ्टर प्रीफरेंस डिविडेंड, दूसरा क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ अब हमने इक्विटी में बदल दी उनको इस साल अब हम उनका रिटर्न नहीं देंगे उस आधार पर अदर सिक्योरिटीज़ को बेस मानकर, क्योंकि अब तो वो इक्विटी में चेंज हो रही हैं। तो इसलिए जो खर्चे या जो खर्चा हमने जो कॉस्ट कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ पर लगाई थी उसको वापस जोड़ देंगे हम न्यूमरेटर में। यानी कि न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे, एक तो नेट इनकम रखेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाकर आया है, और उसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड यानी कि एप्रोप्रिएशन घटा देंगे, किसके नाम पर, प्रीफरेंस डिविडेंड के नाम पर। यानी कि नेट इनकम माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड और प्लस पेड आउट टू डिल्यूटिव सिक्योरिटीज़, इन तीनों को एडजस्ट करके जो हमारा न्यूमरेटर है वो आ जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, न्यूमरेटर में तीन चीज़ आएंगी। पहला नेट इनकम में से प्रीफरेंस डिविडेंड को घटाया जाएगा और डिल्यूटिव सिक्योरिटीज़ पर जो खर्चा किया गया था उसको वापस जोड़ा जाएगा। ये तीन चीज़ों की एडजस्टमेंट न्यूमरेटर में आएगी। और डिनोमिनेटर में दो चीज़ आएंगी अब, एक तो जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर थे हमारे पास, जितने नंबर ऑफ़ शेयर इशूड थे ऑलरेडी जो आउटस्टैंडिंग है वो, दूसरा इन डिल्यूटिव सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करने के बाद जितने नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ गए, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर, उनको भी पहले वाले नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर में जोड़ देंगे और न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से भाग कर देंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने समझा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है। आगे हम इनका एनालिसिस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।